नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल है रविंद्र सर। एमपीपीएससी प्री 2022 की यूनिट नंबर 7 का ये 4th क्लास है हमारा। इसके पहले 3 क्लास हम ले चुके हैं, उसके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर हमने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पहले लास्ट वीडियो में थोड़ा पढ़ लिया तो उसको रिकॉल करवा देता हूं कि ये परमाणु है और परमाणु के मध्य में होता है नाभिक। परमाणु के मध्य में होता है नाभिक जिसके अंदर 2 कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये 3 कण हमारे पास उपलब्ध हैं। पहला है प्रोटॉन जिसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और इसके ऊपर धन आवेश पाया जाता है। दूसरा कण हमारे पास होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी और इसके ऊपर कोई भी आवेश उपलब्ध नहीं होता है, यानी ये उदासीन कण होता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और इसके ऊपर ऋण आवेश उपस्थित होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक के अंदर होने के कारण ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यहां तक हमने देखा था लास्ट वीडियो में। ठीक, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोटॉन जो होता है इसके ऊपर कितना आवेश होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है प्रोटॉन के ऊपर आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है तो इसके ऊपर भी इतना ही होता है मगर नेगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी इकाई होती है आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, दोनों के ऊपर अगर मात्रात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, 0 आवेश इसके ऊपर होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के ऊपर। ठीक, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही होता है, मगर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इतना द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अभी हमने देखे 3 कण। एक कण है हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश 0 होता है, जबकि द्रव्यमान इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको यहां पर याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम परमाणु और अणु की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें आप एक बार। अब परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु भार से क्या तात्पर्य है, इन चीजों को हम लोग समझते हैं। परमाणु क्या है तो किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, इसे हम कहते हैं परमाणु। यह परमाणु की खास बात है कि परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है किंतु
स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठीक, अणु क्या होता है? अणु किसी यौगिक का, देखो बात समझना, परमाणु के टाइम मैंने बोला है किसी तत्व का छोटे से छोटा कण, ठीक है, और अणु कौन है? किसी यौगिक का छोटे से छोटा कण। तो किसी भी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों में विशेष डिफरेंस है कि परमाणु स्वतंत्र नहीं होगा और रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, अणु स्वतंत्र होगा किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक, अब आते हैं हम बात अगले टॉपिक पे, वो है परमाणु भार। परमाणु भार से हमारा क्या तात्पर्य है? परमाणु भार। ठीक, अब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 यानी ऐसा कार्बन जिसका परमाणु भार 12 हो, कार्बन 12 के एक परमाणु के भाग से 1/12 भाग से जितना गुना भारी हो, जितना गुना 12वें भाग से जितने गुना भारी हो। देखो सुनो, परमाणु भार क्या है? किसी भी तत्व का परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से, कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है उसी को हम परमाणु भार कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इसका क्या मतलब है? ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी होता है। ठीक, क्योंकि कार्बन 12 का मतलब कार्बन के एक परमाणु का भार 12 है, तो उसका 1/12 कितना होगा? एक से कितना गुना भारी है? 16 गुना। तो यही इसकी परिभाषा है। ठीक है ना, फिर से सुन लो, मैंने कहा ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इसी तरह से मान लो मैंने कह दिया होता सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम का परमाणु भार 23 है। इससे क्या समझते हैं हम? तो हम ये कहेंगे कि सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से 23 गुना भारी है। ठीक, इसको हम कहेंगे इसका परमाणु भार। ठीक है, अब चलते हैं हम अणुभार की तरफ। तो जैसा मैंने परमाणु में बोला है वैसा आप अणु में लगा देना कि किसी भी अणु का अणुभार वह संख्या होती है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक, जैसे मान लेते हैं मैंने बोल दिया होता यहां पर अणुभार में कि जल का अणुभार 18 होता है। क्या बोल दिया मैंने? जल यानी पानी, वाटर, H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, दोनों का मिलकर होता है 18। मैंने कहा जल का अणुभार 18 है, इसका क्या मतलब है? तो जल का अणुभार 18, इसका मतलब यह हुआ कि जल का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से 18 गुना भारी है। ये इसका अणुभार हो गया। ठीक है ना, तो परमाणु भार में परमाणु शब्द यूज करना है, अणुभार में अणु शब्द यूज करना है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, मोल संकल्पना। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है मोल क्या है, तो मोल के दो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि मोल क्या है। मोल का एक सिंपल सा अर्थ है कि एक संख्या आप याद रख लें कि एक मोल में कितने परमाणु, अणु या आयन होते हैं या कण होते हैं। तो हम बोलेंगे एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 कण मौजूद होते हैं। अब कण की जगह आप चाहे तो परमाणु बोल दें, अणु बोल दें, आयन बोल दें, जैसा आपको लगे।
ठीक है। अगर मैंने बोल दिया होता 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल परमाणु में 6.023 इंटू 23 परमाणु होते हैं। अगर मैं बोल देता 1 मोल अणु में कितने अणु होते हैं, तो 1 मोल अणु में 6.023 इंटू 1023 अणु होते हैं। अगर मैं बोलता 1 मोल आयन में कितने आयन होते हैं, तो मैं बोलता 6.023 इंटू 1023 आयन होते हैं। यानी मोल का साधारण अर्थ आप 6.023 इंटू 1023 से ले लेना। ठीक। दूसरी चीज, 1 मोल का एक और अर्थ क्या होता है। 1 मोल, जैसे मान लो मैंने कहा कि 1 मोल H2O ला के दो मुझे, 1 मोल आप H2O ला करके मुझे दे दो, तो आप कितना ग्राम H2O ला करके मुझे दोगे। तो किसी भी पदार्थ का या अणु का 1 मोल उसके अणुभार के बराबर ग्राम में भार को कहा जाता है। ठीक है, सुनो, जल है, ये H2O है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक। H2O का अणुभार होता है 18। यदि मैं 18 ग्राम पानी लेके आ जाऊं, 18 ग्राम पानी लेकर के अगर मैं आ जाता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं 1 मोल पानी लेके आया हूं, 1 मोल पानी लेकर के आया हूं। यानी 1 मोल पानी यानी 18 ग्राम पानी के बराबर। अगर मान लो मेरे से कह दिया होता कि 1 मोल आप CO2 लेके आओ, 1 मोल CO2 लेके आओ, तो क्या करेंगे, CO2 का अणुभार निकाल लो। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 16 दूना 32, 32 और 12 हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा 44। ठीक है ना, 44। तो अगर मान लो अगर कोई कहे कि भाई 44 ग्राम CO2 लिया है, कितने लिया है 44 ग्राम, तो इसका मतलब आप 1 मोल CO2 लेके आए हो, 1 मोल CO2। अच्छा है ना, 1 मोल CO2 44 ग्राम। तो अगर 1 मोल CO2 अगर आप लेके आओगे, इसका मतलब 44 ग्राम CO2 लाना पड़ेगी आपको। ठीक। किसी ने कह दिया कि 1 मोल H2SO4 लेके आओ, क्या बोला आपसे कि 1 मोल H2SO4 लेके आओ, तब क्या करोगे उसको भी देख लेते हैं। तो किसी ने बोला भाई अब कौन बोलने वाला कौन है, हम ही लोग हैं, हम ही बोलेंगे आपको। 1 मोल H2SO4 लेके आओ, तो कितना ग्राम H2SO4 लेके आओगे आप, यानी H2SO4 के अणुभार के बराबर ग्राम में भार ले आओ, वही उसका 1 मोल है ना। तो कैलकुलेशन करते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, प्लस सल्फर, सल्फर के एक परमाणु भार होता है 32, 32, ये लिखा 32। ऑक्सीजन का भी बताया था मैंने कितना होता है 16, 16 चौक 64, 64 32 और 2 98 ग्राम। ठीक है, यानी अगर मेरे से किसी ने बोला कि आप 1 मोल H2SO4 लेके आओ, तो मैं कितना लाऊंगा 98 ग्राम H2SO4 ले आऊंगा, हाथ में पकड़ा दूंगा, बोल दूंगा भैया ले लो आपका 1 मोल H2SO4। क्लियर। तो इस तरीके से ये मोल कॉन्सेप्ट 2 तरीके से हम समझ जाते हैं। किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर ग्राम में भार उसका 1 मोल होता है, या 1 मोल एक संख्या है जो किसको रिप्रेजेंट करती है 6.023 इंटू 10⁻23 कण को प्रेजेंट करती है। यानी हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं 98 ग्राम H2SO4 लेके आता हूं, यानी 1 मोल H2SO4 लाता हूं, तो 98 ग्राम H2SO4 में कितने अणु होंगे H2SO4 के, तो हम बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, इतने अणु होंगे उसके अंदर, गिन के देख लेना। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा क्या होती है। इसी संख्या को, ये जो मोल संख्या में मैंने संख्या जो लिखी है ये वाली 6.023 इंटू 10⁻23, इसे हम एवोगेड्रो संख्या भी कहते हैं, एवोगेड्रो संख्या। कहीं कहीं किताबों में आवोगाद्रो भी कहता है, आवोगाद्रो क्या कहते हैं, आवोगाद्रो। ठीक है, तो कभी कोई पूछे कि एवोगेड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं, तो हमारा आंसर होगा 6.023 इंटू 10⁻23। यह है एवोगेड्रो संख्या या आवोगाद्रो संख्या। ठीक, अब चलते हैं हम परमाणु क्रमांक से क्या समझते हैं, और परमाणु भार को हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इनके अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, यहां आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक क्या चीज है भाई, परमाणु क्रमांक या फिर बोलते हैं परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या फिर बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या चीज है। ठीक,
किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसे व्यक्त करता है? प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। क्या है? 6। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, ये मतलब है। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसका क्या मतलब है? तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, ये इसका मतलब है। मैंने कहा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका क्या मतलब है? तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है। सिंपल है कि नहीं? जितना परमाणु क्रमांक है यानी उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और नॉर्मल अवस्था में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी अगर मुझसे कोई कहता कि कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन, मैं कहता 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन? मैं बोलूंगा 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन? 11। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हम नॉर्मली मानते हैं, क्योंकि ये उदासीन है। उदासीन अवस्था में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक, फिर बात आती है परमाणु भार की। किसकी बात आती है? वापस से परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये क्या चीज बताता है? तो परमाणु भार जो होता है वो नाभिक के भार से लिया जाता है, और नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी परमाणु भार क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग परमाणु भार के बराबर होता है। अगर कोई परमाणु मैंने लिया, मान लेता हूं X, ये इसका परमाणु क्रमांक मान लेता हूं Z, और ये परमाणु भार मान लेता हूं A। ठीक है, तो Z किसको व्यक्त कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और यही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या है? ये द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या किसको व्यक्त करेगी? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इसे व्यक्त करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है 23। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोडियम के अंदर 11 जो है वो प्रोटॉन है, 11 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, और 23 चूंकि परमाणु भार है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित रूप से जब जोड़ेंगे तो टोटल बनेंगे 23। तो अब हमसे पूछा इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? सोडियम 11, 23 में न्यूट्रॉन कितने हैं, ये हमसे मुझसे पूछा है। ठीक, तो मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व? इसको मैं सॉल्व कैसे करूं? इधर देखना जरा। ये द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23। प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक कितना है? 11, यानी 11 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो मैं लिख दूंगा न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 23 माइनस 11, यानी कितना आ गया? 12। कितना आ जाएगा? 12। यानी सोडियम 11, 23 के अंदर 11 होते हैं प्रोटॉन, 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 12 होते हैं न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर हम शॉर्ट में समझें तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, न्यूट्रॉन मिल जाता है। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो तो न्यूट्रॉन हमें मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं मुझसे बोला ऑक्सीजन 8, 16, मुझसे पूछा इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैं क्या कहूंगा? जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने इसमें प्रोटॉन है, यानी 8 प्रोटॉन है। इतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, माइनस कर दो। 16 में से 8 के कितने बचे? 8, यानी 8 ही प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। यह है ऑक्सीजन का कंस्ट्रक्शन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे बोला है कि सल्फर 16 और 32। ठीक है, सल्फर
में कितने प्रोटॉन हैं? मैं कहूंगा 16 इसमें प्रोटॉन है। 16 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन कितने हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, 32 - 16 फिर कितना आएगा? 16। तो 16 इसका क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अगर हमें याद रहे तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या भी बता सकते हैं। ठीक, अब इसी परमाणु क्रमांक से और परमाणु भार से हम कुछ परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं समस्थानिक की तरफ। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहते हैं? यानी आइसोटोप्स। आइसोटोप से आप क्या समझते हो? समस्थानिक क्या कहलाता है? ठीक, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु उसके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 समस्थानिक उपलब्ध होते हैं। एक होता है प्रोटियम H11 प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम H12 और तीसरा होता है ट्राइटियम H13। इसे हम प्रोटियम को P11 भी बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम को हम 12 भी बोल सकते हैं D, और ट्राइटियम को T13 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इन तीनों हमने क्या देखा? इन तीनों में देखा कि तीनों में देखो नीचे कितना लिखा है? 111। इसका मतलब तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। मगर परमाणु भार सब में देखो, इसमें 1 है, इसका 2 है, उसका 3 है, परमाणु भार भिन्न है, इसीलिए ये तीनों समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप्स कहते हैं। क्लियर? इसके बाद चलते हैं समभारिक की तरफ कि समभारिक क्या होता है। समभारिक, समभारिक आइसोबार, समभारिक यानी आइसोबार्स। समभारिक क्या चीज है? तो इसका अर्थ यहीं से समझ में आ रहा है, सम यानी समान और भारिक यानी भार वाला। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, देखो वहां था एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, हाइड्रोजन के थे तीनों, यहां भिन्न भिन्न तत्वों के बोलूंगा, है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान हो, परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न ही होंगे क्योंकि भिन्न भिन्न तत्व तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होना आवश्यक भी है। तो यहां मेन बात इतनी, समभारिक यानी परमाणु भार समान होना चाहिए। जैसे पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। अब इन दोनों में क्या चीज नजर आ रही है हमें? हमें यहां नजर आ रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु क्रमांक 20 है। परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है किंतु दोनों के परमाणु भार देखो आप कितने हैं? 40-40 है। इसका मतलब दोनों के परमाणु भार सेम है। तो जब परमाणु भार समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये कौन है? ये समभारिक है। ठीक है, तो हमें समस्थानिक समझ में आ गया, हमें समभारिक भी समझ में आ गया। अब लेते हैं हम सम न्यूट्रॉनिक। क्या लेते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, H13 He1 सम न्यूट्रॉनिक। अब यहां पे आप समझ लो, सम मतलब कि समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन्स, समान न्यूट्रॉन वाले ऐसे परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मान लो H13 यानी कि आपके ट्राइटियम और He24। अब यहां देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? H13 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 3 - 1 यानी कि 2। He24 में कितने हैं? 4 - 2 यानी कि 2। अब इन दोनों में ही हमने क्या देखा कि इसके अंदर भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। इसके अंदर भी न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। दोनों में ही 2-2 न्यूट्रॉन है, समान है, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? सम
न्यूट्रॉनिक है। तो इस तरीके से हमने समस्थानिक समझा, समभारिक समझा, सम न्यूट्रॉनिक भी हमने समझा, और एक और होता है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होगी, उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नियॉन और Na पॉजिटिव, जैसे ये देखो दो एग्जांपल, Ne और Na प्लस। नियॉन का नंबर होता है 10 और सोडियम का नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। अब बात को जरा समझना कि नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, इसका मतलब इसमें 10 प्रोटॉन और 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का नॉर्मल नंबर परमाणु क्रमांक 11 होता है, मगर यहां लगा है एक प्लस। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। 2 प्लस लगा दो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3 प्लस लगा दो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। माइनस लगा होता है इलेक्ट्रॉन ले लेना, माइनस लगे तो इलेक्ट्रॉन लेना, प्लस लगे तो इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि धन जिसके पास होता है वो देता है। तो धन आ जाए तो समझ लो इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऋण यानी लिया होगा, ऋण तो किसी से लिया जाता है, तो अगर माइनस हो तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, प्लस हो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। सोडियम का नंबर है 11 और 1 प्लस लगा है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 11 में से 1 चला गया, कितना बचा? 10। यानी इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। नियॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 10-10, यानी समान, इसीलिए इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमने समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक को समझा है। आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।